स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना से लगातार हम सभी जूझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आह्वान लगातार कर रहे हैं कि इससे बचने के लिए जो टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है उसमें हम ज़रूर शामिल हों और अपना अपना जो टीकाकरण है उसे पूरा कराएं। हमें पता है कि लगातार जो 2 डोज़ लेने की बात थी उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शायद अपना पहला ही डोज़ लिया है, कंप्लीट नहीं किया है। हमें ये भी पता है कि बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बुज़ुर्गों के लिए भी जो तीसरे या बूस्टर डोज़ की बात करें उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे आए और इस अभियान को सफल बनाने में अपना अपना योगदान आप दे सकें। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश होगी कि अगर हमारे पास वक्त बचा कार्यक्रम के दौरान तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से अन्य बीमारियों के लिए भी कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं, किस तरह से लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है, ये भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि आज हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। सर, बहुत सारी योजनाएं हैं और आप तो एज अ सिविल सर्जन बहुत सारी योजनाओं पर नज़र रखते हैं और कैसे ये योजनाएं जो हैं वो धरातल पर आ रही हैं, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं या कोई दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी तमाम ये बातें हैं जिस पर आप नज़र रखते होंगे। तो हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि इन योजनाओं का क्या लाभ लोगों को मिल रहा है और किस तरह से लोग उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो कोरोना हमारे सामने है और उससे बचने के लिए जो टीकाकरण शुरू हुआ है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। तो सबसे पहले तो सर, ये जो छोटे बच्चों का स्कूल भी अब तो खुल गया है और टीकाकरण की भी शुरुआत हुई है, तो इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, कोविड के केसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं। मतलब 15 से कम, रांची ज़िले में 15 से कम आ रहे हैं। काफ़ी केसेस कम हो गए हैं। डेथ तो लगभग नील ही हो गया है। जी। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों का जो कोविड के लिए जो टीकाकरण हुआ और उसमें जो 18 साल से ऊपर के बच्चों को हुआ, फिर सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया। उसमें भी काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे हैं। 18 से ऊपर वाले में लगभग हम लोग 96%, कई जिलों में लगभग 100% टीकाकरण हो गया है, जो एक बहुत खुश होने वाली बात है जी। उसी तरह 15 से 18 में भी काफ़ी बच्चे का हो गया है टीकाकरण, लेकिन इसमें अभी हम लोग की प्रगति थोड़ी सी धीमी है, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि विद्यालय खुले नहीं हुए हैं सब। जैसे ही स्कूल खुलते फिर भी हैं, काफ़ी विद्यालय तो खुल गए हैं सर। जी। तो उसमें अभी हम लोग का ये है कि 15 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, सबका हम लोग लिस्ट बनवा रहे हैं। जो जिला शिक्षा अधीक्षक हैं उनके और हमारे उपायुक्त महोदय के सहयोग से, और उन सबका टीकाकरण हमें करना है। तो जैसे ही हम लोग को लिस्ट मिल जाएगा तो अगले 10 दिनों में हम लोग का लक्ष्य ये है कि 100% टीकाकरण उनका हम लोग कर देंगे। 14 से नीचे साल 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। अब तक शुरू नहीं हुए, लेकिन वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और उस केस में भी हम लोग काफ़ी लोगों को कवर कर सकेंगे। जी। ये जो उम्र आपने बताई, इसका हम कब तक मतलब अनुमानित? ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं, हमको लगता है अगले 1 महीने के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम लोग काफ़ी सारे बच्चों को हम लोग कवर कर पाएंगे उसमें। जी। और एक तरह से कोरोना की महामारी जो है उसमें टीकाकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। जितनी घटनाएं इस पर हुई हैं, जितने केसेज आए, सारे के सारे एकदम माइल्ड सिम्टम वाले थे और शायद ही किसी का डेथ हुआ या किसी को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। जी। तो इस मामले में हम लोग का जो प्रोग्राम चला है टीकाकरण का, बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा और आगे भी ये चलता रहेगा। जी। अब हम लोगों ने इसमें सोचा है कि अब टीकाकरण के लिए फिक्स सेंटर हम लोग बनाए शहर में, और जितने CHC हैं गांव में वहाँ सेंटर है, वहाँ कोई महत्वपूर्ण जगह है वहाँ एक सेंटर है, और घूमने वाला जो सिस्टम पहले से था उसको हम लोग कम करना चाहते हैं। वो राजधानी में, शहर में रहेगा कि अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग में ज़रूरत हो, किसी स्कूल में या किसी इमरजेंसी में कहीं टीकाकरण करना हुआ
तो उसमें हम लोग गाड़ी भेजेंगे। अदरवाइज हम लोग फिक्स सेंटर बनाएंगे जहाँ पर रोज़ टीकाकरण पड़ेगा कोविड का, और सभी लोगों का, सभी जो के लिए 15 से 18 हैं या 18 से ऊपर है या 60 प्लस हैं। अच्छा, 60 प्लस के लोगों का भी टीकाकरण जो हो रहा है, जिसको प्रिकॉशन डोज हम लोग बोल रहे हैं, वो या बूस्टर डोज जो भी बताएं, उससे भी काफ़ी है और काफ़ी इंटरेस्टेड भी है लोग। लेकिन थोड़ी सी उसमें अभी नरमी है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी वो वैक्सीनेशन भी हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल। और सरकार की ओर से आह्वान तो किया ही जा रहा है कि जो 60 प्लस के लिए टीका है और लोग आएँ और इसका टीकाकरण कराकर आने वाले जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखें। अभी जो बच्चों के लिए जो आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल अभी खुले नहीं हैं, बहुत सारे स्कूल खुल भी गए हैं, तो उन बच्चों को अगर टीका लेना है तो उनके लिए क्या स्कूल में ही व्यवस्था हो रही है? अपने स्कूल में हो रही है जी। अभी हम लोग कई स्कूलों में हम लोग दिया भी है, लेकिन अब एक स्कूल के बदले चूंकि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, 12 से 14 साल के जब बच्चे आ जाएंगे तब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, और 2-3 स्कूल मिला के क्लस्टर हम लोग बनाएंगे और उसमें टीम भेज के हम लोग बच्चों का टीकाकरण करेंगे। अच्छा, ये हम लोग की प्लानिंग है और हम लोग लगता है कि ऐसा हम लोग कर पाएंगे। जी। टीकाकरण जो अभियान ये बच्चों के लिए खास करके अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो अभियान चलाया गया है, तो क्या लगता है माता पिता इसमें आगे आ रहे हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं, या जैसे शुरुआत में एक डर थी हम सबके अंदर, तो लोगों के दिमाग से खत्म हो गया और लोगों के दिमाग में ये बात आ गई अच्छे से कि टीकाकरण ही बचाव है कोरोना से। और चूंकि कोवैक्सीन दिया जाना है, इसमें जो गैप है 2 डोज के बीच का वो भी बहुत कम, 28 दिन का गैप है, और काफ़ी सारे गार्जियन ऐसे आ रहे हैं जो इवन सेकंड डोज के लिए भी आ रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं हम लोगों को कि हम लोगों को टीकाकरण में कहाँ से मिलेगा, किस साइट में मिलेगा। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं और अब पहले जैसी डर जैसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो बच्चों को तो अपने अपने विद्यालय में ही ये उनको ये खबर हो जा रही है अब कि तक वहाँ हम जाकर वहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर घटेगा हम लोग 3-4 विद्यालय को एक साथ क्लस्टर बना के वहाँ टीकाकरण करेंगे। तो बच्चों में ये जो टीकाकरण शुरू हुआ है सर, तो उनमें कोई साइड इफेक्ट्स या किसी तरह का कोई लक्षण इस तरह का दिखाई? क्योंकि अभी भी हो सकता है कुछ माता पिता या कुछ घर के सदस्य डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि अभी तक एक भी केस हम लोग नहीं देख पाए जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो या कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो। हल्का फुल्का बुखार, देह में दर्द, जो वायरल बुखार सब में होता है वैसा सिम्टम ही सिर्फ आता है, और वो मामूली पैरास्टामोल की गोली देने से बच्चे ठीक हो जा रहे हैं या सियाने ठीक हो जा रहे हैं। तो अब तक तो कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल। तो इसमें कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं है। जी। बिल्कुल। जिस उम्र के लिए टीकाकरण शुरू हुआ है उस उम्र के बच्चे हों या बुजुर्ग हों या यंगस्टर्स हों, जाकर बिल्कुल टीका जो है उसे लेना है। और अभी इनके लिए कोवैक्सीन ही है जी, बच्चों के लिए कोवैक्सीन है। अच्छा, बच्चों के लिए कोवैक्सीन है, इसलिए कि अच्छा इनको भी 2 डोज में लेना है। 2 डोज अभी मिलना है। बच्चों में बूस्टर जैसी अभी कोई बात नहीं है। बूस्टर सिर्फ 60 प्लस के लोग हैं या जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको कोई बीमारी हो, कैंसर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इम्यूनोसप्रेसिव कोई दवा ले रहे हैं, उन लोगों में हम लोग अभी प्रिकॉशन डोज दे रहे हैं। जी। मैंने उनको ये बूस्टर डोज लेना है। जी। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी आगे आ रहे हैं इसमें, पूरा अपनी जो जागरूकता है उनकी जो है वो के आए हुए बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं। हम लोगों ने कई गाँव में भी जाकर देखा है कि बच्चे में इंटरेस्ट है और कहीं रेसिस्टेंस थोड़ा सा है। वो अब किस कारण से ही तो पता नहीं, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनको जाके समझाएं और वो लोग टीका लें। और मैं चाहूँगा कि सारे लोग टीका लें। बिल्कुल, क्योंकि अभी कोरोना की कोई दवा तो आई नहीं है, तो कोरोना से बचने के लिए अगर जो गाइडलाइंस के अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो टीकाकरण ही है। इसलिए टीकाकरण सभी के लिए अनिवार्य है और टीका लेना बहुत ज़रूरी है। ये बात अब लोगों को समझ में आई है। कुछ लोग जो नहीं समझते हैं उनके लिए भी हम यही बार बार अपील करते हैं। टीका अभियान जो अभी आपने कहा कि बूस्टर डोज जो लेना है सर, तो जैसे 60 प्लस से ऊपर के सभी को लेना है या फिर उनमें से भी कुछ लोगों को? सबको, लेकिन अगर कोई कोमॉर्बिड है तो डॉक्टर के बताने में पहले भी, और दूसरे डोज और जो बूस्टर डोज है वो 9 महीने का अंतर उसमें रखना है। अच्छा। उसके बाद बूस्टर डोज लेना है। अच्छा। अभी जो ये ओमिक्रॉन का जो दौर अभी चला था या है
क्या कह सकते हैं इसमें। तो इसके बाद भी अगर जैसे कोई इन्फेक्टेड हुआ, कोई पॉजिटिव हुआ, तो उसके बाद फिर वही जो वैक्सीनेशन की बात हम करते हैं, तो इसमें भी वही बात है जैसे पहले हम करते जी थे। जी जी वही बात है। मतलब ओमिक्रॉन टीका लेने के बाद भी लोगों को हो रहा है, या पहले भी बहुत हल्का हो रहा है लेकिन हो रहा है। लेकिन अब ये उसके साथ जो पहले वाली गाइडलाइन है कि अगर कोई ओमिक्रॉन का टीका ले चुका है और वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने के बाद जब वो नेगेटिव होगा उसके 3 महीने के बाद उसका अगर डोज ड्यू है तो वो लेना है, चाहे वो सेकंड डोज हो या जो भी हो। अच्छा, ये हर उम्र में ये बात आती है कि अगर पॉजिटिव हैं तो ठीक होने के 3 महीने के बाद सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज जो भी आपका ड्यू है वो लेना है। ड्यू की बात आई सर, तो बहुत सारे लोग जो जब शुरुआत हुई टीकाकरण की उस समय पहला डोज लेने के लिए भी बहुत अपील करना पड़ा, फिर भी बहुत लोगों ने लिया, लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने बात भी किया था कि लोग आ नहीं रहे हैं, पहला ही डोज लेकर बस छुप गए हैं कहीं। तो क्या ये फिर वो आ रहे हैं या उनके लिए भी अब कुछ आप फिर से उसके लिए जिला प्रशासन और हम लोग के सम्मिलित प्रयास से हम लोगों ने कोशिश किया कि जो वोटर लिस्ट है उससे हम लोगों ने लोगों को ट्रेस किया, और गांव की जो साहिया बहनें हैं और जो एएनएम हैं उन्होंने जाकर लोगों को प्रेरित किया कि सेकेंड डोज लेना है। तो काफ़ी सारे लोगों ने सेकेंड डोज भी ले लिया है, अब ऐसी कोई बात नहीं। जी। अभी सर बहुत जगह देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी मांगा जा रहा है, तो ये भी बहुत जगह अनिवार्य है। तो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में कहीं कहीं दिक्कत हुई है कि पहली बार में जैसे कुछ लोग जो रांची जिले के हैं उन्होंने खूंटी में जाकर ले लिया, रामगढ़ में ले लिया, तो वैसे लोगों में सर्टिफिकेट में कभी कभी दिक्कत होती है, इसलिए कि हड़बड़ी मैंने मोबाइल नंबर गलत दे दिया या आधार नंबर गलत दे दिया। अदरवाइज टीका कहीं भी लें उसका सर्टिफिकेट निकलना है। और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन अब है आ गया कि अगर सेकेंड डोज आप लिए हुए हैं या बूस्टर डोज लिए हुए हैं तो उनको किसी जांच की ज़रूरत नहीं है, चाहे उनको हवाई यात्रा करनी हो या ट्रेन से, उसमें बहुत ज़्यादा बाधा नहीं है, और उसके लिए सिर्फ टीकाकरण का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बिल्कुल। तो बुजुर्गों के लिए भी इसमें कुछ रियायत भी है क्या सर? सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के लिए रियायत तो नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो माना जाता है ये कि उन्होंने टीका लिया या नहीं, कोई उसका प्रूफ नहीं है, तो 48 आवर्स का RT-PCR टेस्ट कराना है जर्नी से पहले कि वो निगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल। टेस्ट की बात आई है सर, तो ये मेरे मन में आ भी रहा था ये सवाल कि अब अगर कोई टेस्ट कराना चाहे तो पहले जैसे हालात से तो अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर भी अभी सारी व्यवस्थाएं उस तरह की बनी हुई है। जी एकदम सारी व्यवस्था टेस्टिंग की वैसे ही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सदर हॉस्पिटल हो, जहाँ भी, वो उसकी संख्या घटाने पर विचार किया जा रहा है, इसलिए कि बहुत सारे लोग आ नहीं रहे हैं। कहीं कहीं ऐसे सेंटर भी हैं जो दिन भर में 2 या 3 आदमी ही आ पाते हैं टेस्ट करने के लिए, तो मैन पावर का वहाँ मिसयूज हो रहा है। तो हम लोग टीकाकरण का जो सेंटर है उसको कम करेंगे और उसको फिक्स्ड करेंगे, उसके साथ मोबाइल टीम हम लोग रखेंगे, जिससे अगर किसी को कहीं ज़रूरत हो बंच में कराने का तो वहाँ हम लोग भेज के कराएंगे। बिल्कुल। मतलब प्रशासन की ओर से ये सारी जो सुविधाएं हैं वो वैसे ही रहेंगी, चुस्त दुरुस्त रहेंगी, और जैसा समय है उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव लाकर बिल्कुल लोगों को कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, ये तमाम कोशिशें हैं। और बार बार फिर यही अपील है कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। जैसे और टीका हम लोग लेते हैं जी, एक तरह से ये वैक्सीनेशन हम लोग के टीकाकरण के लिस्ट में शामिल हो जाएगा सर, शेड्यूल में आ गया। जी। और टेस्ट करना और मास्क लगाना, सावधानी बरतना, ये अब एक तरह से हम लोग के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। और इसको चूँकि बहुत सारी बीमारियां, वायरल बीमारियां हैं जो पहले काफ़ी गंभीर अवस्था में आती थी, काफ़ी लोगों का डेथ होता था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो जाता था। उसी तरह अभी जो स्थिति है उससे ये लग रहा है कि कोविड का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जितनी सावधानियां हैं उसकी वो हम लोगों को लेना है, और वैक्सीनेशन लेना है। अगर बाहर से कहीं आते हैं, ज़रा भी शक है तो टेस्टिंग कराना, आइसोलेट करना, ये सब जैसे का तैसे चलेगा। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन का मतलब ये कतई नहीं है, ये बार बार आपके माध्यम से भी हमने कहा है, विशेषज्ञों के माध्यम से, कि ये ना सोचें कि ये बिल्कुल 100% ये सुरक्षित हो जाता है कोई, क्योंकि सर आप भी देखते होंगे कि किसी ने डबल वैक्सीनेशन करा लिया, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, यंगस्टर्स हों, उसके बाद भी हो रहा है, और लोग वैक्सीनेशन लेने के बाद सोचते हैं अब तो हमें नहीं होगा। नहीं, तो सारा जो वो सुरक्षा के उपाय है, उसके बाद भी जो प्रिकॉशन है
वो चलेगा, जैसे का तैसे चलेगा, बिल्कुल, वो नहीं बंद करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एहतियात है वो हमें बिल्कुल बनाए रखना है, वो सावधानी जो है वो बनाए रखनी है। अब थोड़ी सी चर्चा सर हम करेंगे जो सरकार की ओर से जो तमाम योजनाएं हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए योजनाएं हैं। कोरोना तो है एक तरफ, लेकिन साथ साथ अन्य बीमारियां भी चलती रहती हैं। इनमें अगर हम झारखंड की बात करें तो लड़कियों में खून की कमी, जो एनीमिया है, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। प्लस यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। मलेरिया प्रॉन एरिया भी है झारखंड, तो वो अभी कम है या ज़्यादा है। बहुत सारी बीमारियां हैं सर, तो आप अगर कुछ प्रकाश डालें योजनाओं पर। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे बच्चों कोविड पीरियड में वैक्सीनेशन का भी, जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होता था वो भी काफ़ी घट गया था। लोग डर के मारे आते नहीं थे। लेकिन जो हम लोग का सदर हॉस्पिटल रांची में था, वो पहले DCH हॉस्पिटल था, गांधीनगर हॉस्पिटल था, वो सारे को डीनोटिफाई कर दिया गया। अब वो कोविड हॉस्पिटल नहीं रहा, लेकिन उसमें सावधानियां वैसे ही रहेगी। एक ब्लॉक पूरा हम लोगों ने 3rd फ्लोर जो है वो रखा हुआ है कि कभी वैसे मरीज आते हैं तो उनका इलाज होगा। अभी भगवान की दया से एक भी मरीज नहीं है मेरे यहाँ। जी जी। जहाँ तक आपने एनीमिया की बात की, तो जो यहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियाँ हैं या स्कूल गोइंग जो हैं, उनमें एनीमिया बहुत कॉमन है। मतलब अगर हेमोग्लोबिन जांच कराया जाए तो 8 से 10 ग्राम, जो नॉर्मल 14 ग्राम से 15 ग्राम 16 ग्राम का होता है हेमोग्लोबिन का परसेंटेज, वो शायद ही मिलता हो। सबका 8 से 10 ग्राम 12 ग्राम में ही रह जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है, और उनके लिए आयरन की गोली उनको बांटी जाती है। बीच में अगर उनका कोई और टेस्ट हुआ, बीच बीच में जो RBSK की टीम है हम लोगों की, आयुष डॉक्टर की, वो जाके हॉस्पिटल स्कूल का विजिट करती है, और उसमें अगर पता चलता है कि एनीमिया का जांच से पता है या कोई और बीमारी पता चला उसमें, तो उसकी दवा हम लोग देते हैं, और उसको हम लोग फॉलो अप भी करते हैं कि उसका हेमोग्लोबिन का ठीक रहे। अब बीच बीच में जैसे बहुत सारे हेमोग्लोबिन कम होने का कारण है कि जो कृमि की बीमारी होती है, राउंड वर्म, हुकवर्म, तो उसके लिए भी हम लोग का साल में एक बार चलता है कृमिनाशक दवाएं देने का प्रोग्राम, नेशनल डिवर्मिंग डे करके उसको हम लोग बोलते हैं। वो 10 मार्च से इस बार स्टार्ट हो रहा है। उसमें भी हम लोग 2 साल से ऊपर के बच्चों को सबको दवा देते हैं, ताकि उनको जो भी इन्फेक्शन है इसका, एस्केरिस का या हुकवर्म का या कोई भी, उससे हम लोग उनको बचा सकें। जी जी जी। एक सवाल जो उभर रहा है सर कि जैसे एनीमिया में आपने कहा कि आयरन के जो टैबलेट्स हैं, जो गोलियां हैं, वो दी जाती हैं। साथ ही साथ जो चूंकि पोषाहार की कमी है, हालांकि झारखंड बिल्कुल जंगलों से भरा है और हरी भरी जो साग सब्जी बहुतायत में है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें एनीमिक हो जाते हैं। तो अतिरिक्त पोषाहार या इस तरह के कुछ गाइडेंस? पोषाहार के लिए जो हम लोग के आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उसमें छोटे बच्चों से लेके और जो 15-16 साल तक की लड़कियां हैं, उनके लिए व्यवस्था है। आयरन की गोली वहाँ से भी मिलती है, कैल्शियम की गोली मिलती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए आयरन कैल्शियम की गोली मिलती है, और वहाँ पोषाहार की व्यवस्था है। और उसमें वो जो डाइट देते हैं वो काफ़ी रिच होता है आयरन और प्रोटीन में, और वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है उसको। जी जी जी। मतलब ये गोलियों के साथ साथ अतिरिक्त पोषाहार की भी व्यवस्था है, ताकि जो हमारी जो लड़कियां हैं, छोटी कम उम्र की मिड डे मील जैसे हम लोग स्कूल में देते हैं, उसमें भी अब सरकार ने चेंज किया कि वीक में 3 दिन 4 दिन अंडा देंगे हम लोग, और जो रिच डाइट है वो देने का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो चल भी रहा है। तो वो कोविड के चलते थोड़ी सी उसमें शिथिलता आ गई थी, लेकिन वो फिर से ठीक है और वो चल रहा है वो प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। कई कार्यक्रमों में थोड़ी सी बाधा तो आई कोरोना के चलते, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अब सारी जो योजनाएं हैं वो फिर से फलीभूत होंगी, लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा। और जो ट्यूबरकुलोसिस की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस का भी, चूँकि हम लोग का लगभग कोविड टेस्ट में जितना ट्रूनेट मशीन सब है और सीवीनेट मशीन, सारा कुछ एंगेज था हम लोग का टीबी में, तो उस समय थोड़ा सा टीबी नेग्लेक्ट हुआ, लेकिन अब फिर से हम लोगों ने उसकी स्क्रीनिंग कराई है। सारे जगह जो माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं, जितने मेरे CHC हैं या PHC हैं, सब जगह माइक्रोस्कोप से जांच करने की सुविधा है। स्पुटम जांच कराते हैं या अन्य भी और कोई जांच है, सीवीनेट जांच कराते हैं। और वहाँ पर जो अगर टीबी का केस कोई पता चला
तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क हैं और वो दवाइयाँ हम लोग अपने STS और STLS के माध्यम से वो पेशेंट के घर जाके पहुंचाते हैं। कभी कभी जैसे MDR केसेस जो आता है जो काफ़ी गंभीर माना जाता है, जिसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, उसमें कभी कभी परेशानी होती है कि चूँकि वो कोर्स ज़रा लंबा है, पहले 24 से 28 महीने दवा चलती थी, लेकिन अब जो नई दवाई आ गई हैं वो डेलामिड और भी कई दवाइयाँ आई हैं और जिनके चलते अब उसका कोर्स घट के 9 से 11 महीना रह गया है। दवाओं की संख्या उसमें ज़्यादा रहती है, लेकिन उसको हम लोग 11 महीने तक देते हैं और उस बीमारी से बहुत हद तक, चूँकि लोगों में भी अगर ड्यूरेशन कम हो गया तो वो दवाएं लेते हैं और ठीक भी हो रहे हैं काफ़ी लोग। बिल्कुल, मतलब ये एक पूरा कोर्स है टीबी के लिए। जी जी, और उसके लिए कई NGO हैं जो उनको खाना पहुंचाते हैं, जो टीबी मरीज हैं उनको। फिर सरकार की तरफ से उनको हर महीने टीबी के मरीजों को 500 रुपया प्रति माह देने की व्यवस्था है। वो पोषाहार के लिए ही है और वो हम लोग एकदम रेगुलरली पेमेंट करते हैं और उनसे काफ़ी मदद मिलती है उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो तमाम सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंच रही हैं और इसका लाभ लोग उठा भी रहे हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सर। अगर थोड़ी थोड़ी बात हम सभी योजनाओं पे करें तो समय हमें इजाज़त नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ और योजनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। सबसे पहले तो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो है, उसमें हम लोग हर 9 तारीख को जितने CHC हैं, PHC हैं, उसमें हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में भी गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं और उनके सारे जांच करते हैं। उनका अल्ट्रासाउंड अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग उसका बुला के अल्ट्रासाउंड कम से कम पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में 3 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं। टिटनेस की जो टेटवैक का इंजेक्शन है वो देते हैं और सारी दवाएँ निःशुल्क हैं। जो उनके लिए डिलीवरी के समय जो उनकी सुविधा है वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपये का खर्च नहीं है उसमें। और इवन सिजेरियन डिलीवरी होता है तो उसमें भी कोई खर्च नहीं आता है। और जितने दिनों तक उनके दवा की ज़रूरत है, जो गर्भवती माता हैं डिलीवरी के बाद लगभग 6 वीक तक उनको घर जाके सहायियाएँ उनकी देखभाल करती हैं। खून की कमी या कोई और परेशानी होती है तो सरकार की तरफ से ममता वाहन की सुविधा है, वो आके CHC में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखा के उनको दवाइयाँ दी जाती है। और बच्चों के लिए भी हम लोग होम विजिट का प्रोग्राम है, जिसमें जाके जो छोटे बच्चे, नवजात बच्चे हैं, तो घर में उनको जाके देखने की व्यवस्था है। वो सहायियाएँ जाके वहाँ देखती हैं और ज़रूरत के हिसाब से उनका टीकाकरण या और दवाइयों का इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो संस्थागत प्रसव है सर, तो इसमें मतलब बढ़ोतरी आई है या अभी भी लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रोत्साहन के लिए भी कुछ उसके लिए पैसे मिलते हैं। उसके लिए है कि 1400 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देते हैं महिलाओं को जो नॉर्मल डिलीवरी है। और 2000 रुपया सिजेरियन के लिए। अच्छा। तो वो देते हैं। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन अगर करते हैं तो उसमें अलग से उसकी व्यवस्था है और उसके लिए अलग से इंसेंटिव भी मिलता है, सहायियाओं को भी इंसेंटिव मिलता है। फिर हम लोग का एक ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सहायियाओं की है कि वो फील्ड में जाके स्क्रीनिंग करें, लोगों को देखें कि किसको कैटरेक्ट है या विजन लॉस है। उन लोगों को स्क्रीन करके और हम लोग कैंप करवाते हैं। कैंप करवाने के निःशुल्क ऑपरेशन कराए, लेंस इम्प्लांट करवाते हैं और चश्मा भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। स्कूल में भी बच्चों के आँख जांच की सुविधा है और वहाँ अगर बच्चे में आँख में गड़बड़ी है, पावर की कमी है, तो उनके लिए भी चश्मा हम लोग निःशुल्क दिलवाते हैं। बिल्कुल, निःशुल्क चश्मा, निःशुल्क ऑपरेशन, ये सारी चीज़ की व्यवस्था है। इसलिए मोतियाबिंद वगैरह जैसे अगर ऑपरेशन जिसके माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं, वो सारी सुविधाएं जो हैं वो सरकार की ओर से दी जा रही हैं। चलते चलते एक और छोटा सा सवाल करेंगे। ये डॉग बाइट और स्नेक बाइट जैसी भी समस्याएं होती रहती हैं, क्या इसके लिए भी उसके लिए हर जगह सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल और CHC में डॉग बाइट के लिए ARV वैक्सीन उपलब्ध है और स्नेक बाइट के लिए जो ASB है वो उपलब्ध है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमेशा उपलब्ध है। बस लोगों को है कि लोगों में जागरूकता है कि कुत्ता काटने के बाद कोशिश करें कि जो कटे हुए जगह है उसको अच्छे से धोएं, 10 मिनट 15 मिनट तक साबुन पानी से धोएं और नियरेस्ट सेंटर में जाके वो ज़रूर लें, क्योंकि कभी कभी देर कर देने से ARV रेबीज़ होने का खतरा होता है, वो नहीं हो।
बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी ये सारी जानकारियां देते रहते हैं कि लोग जानकार हो, जागरूक हो, ताकि कोई भी समस्या हो, इलाज संभव है तो तुरंत जाकर उसका इलाज कराना है। एक मैं और बात बोलना चाहूँगा, एक हम लोग के साथ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, उसमें 4 बीमारियों के लिए उन लोगों को लगभग 5 लाख रुपए तक का हेल्प हम लोग करते हैं। उसमें कैंसर की बीमारी है, एसिड बर्न है, लीवर की बीमारी है और किडनी की बीमारी है। तो इनसे जो भी ग्रसित हैं वो अपने ज़िले के सिविल सर्जन कार्यालय में जाके जो वांछित कागजात है वो जमा करेंगे तो 5 लाख रुपए तक की मदद उनको उस अस्पताल से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा सर कि आपसे और सवाल करें, तो चलते चलते बस एक लाइन में अगर आप एक छोटा सा संदेश आप लोगों को दे दें सर। जी, मैं यही कहूँगा कि कोविड ख़त्म हो रहा है, इसको जान के निश्चिंत नहीं हो। कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें कड़ाई से, वैक्सीनेशन लें और बाकी जो प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच है, आयुष्मान योजना है जिसके चलते अगर कार्ड बना हुआ है तो उसमें 5 लाख तक हर साल हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। ये सारी सुविधा उपलब्ध है और उसका ज़रूर लाभ उठाएं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। हमें उम्मीद है कि इसका लाभ लोग ज़रूर उठाएंगे। आप यहाँ आए, महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।